हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में एंड मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। लास्ट वीडियो में जो बेसिक स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड केसेस थे वो थे केशवनाथ भारती केस 1973 एंड गोलकनाथ केस 1967। इन दिस वीडियो हम शंकरी प्रसाद केस 1951 एंड मिनर्वा मिल्स केस 1980 देखेंगे। ओके सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बात की गई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की एंड फर्स्ट टाइम जुडिशियल रिव्यू की बात की गई। आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 में इसमें क्वेश्चंस उठे एंड फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया, 9th शेड्यूल बनाया गया एंड अमेंडमेंट क्लैरिफाइड किया गया इन 368 क्लॉज 1 में। अब बात करते हैं शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैक्ट्स के बारे में। पहले ज़मींदारी प्रथा हुआ करती थी, तो ज़मींदारों के पास काफ़ी सारी लैंड हुआ करती थी। ऑन द अदर हैंड ऐसे भी लोग थे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो ऐसी सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करे एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे प्रॉपर्टी का। गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया और जिसके ज़रिए उन्होंने सारे ज़मींदारों की जो प्रॉपर्टी थी उसको एक्वायर करना स्टार्ट किया। और उनमें से एक थे शंकरी प्रसाद, बिहार में एक ज़मींदार थे जिनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। तो हाई कोर्ट गए शंकरी प्रसाद जी और कहा कि यह आर्टिकल 13, जो कि लेजिस्लेचर को कोई भी ऐसी पावर नहीं देता है वो ऐसी लॉ बना सके कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रेंच करे। उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता था, जो कि अब आर्टिकल 300A में आता है। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पर क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में आता था और वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रेंच कर रहा था, तो कहा गया कि लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसको वॉइड कर दिया जाए। और जब ये मैटर कोर्ट में था तब गवर्नमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आई, आर्टिकल 31A एंड 31B, जो लेजिस्लेचर को पावर देते हैं कि ऐसे लॉज बनाए। 9th शेड्यूल बनाया गया। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 9th शेड्यूल में जब किसी एक्ट को रखा जाता है तो उसका जुडिशियल प्रीव्यू नहीं कर सकते हैं। कहा गया कि लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 में भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन उठे। और जब ये मैटर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर सुप्रीम कोर्ट में गया तो आर्टिकल 13 के बारे में बात की गई कि लॉ की बात की गई आर्टिकल 13 में, केवल किसी भी तरीके के अमेंडमेंट की बात इसमें नहीं की गई है। सो लेजिस्लेचर को कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही अमेंडमेंट कर सकता है, और बाद में इस डिसीजन को भी ओवररूल कर दिया आईसी गोलकनाथ केस के अंदर। सो आर्टिकल 368 में जो अमेंडिंग पावर दी गई है उसको भी इसमें डिस्क्राइब किया गया। ओके, सो ये केस है हमारा शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द लैंडमार्क डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड ये जो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने की क्लैरिफिकेशन दिया, प्रोवाइड किया कि ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। एंड पिटिशनर थे मिनर्वा मिल्स, रेस्पोंडेंट रहे यूनियन ऑफ इंडिया। सीजे जो थे चीफ जस्टिस वो थे चंद्रचूड़। एंड अब बात करते हैं मिनर्वा मिल्स के फैक्ट्स के बारे में। मिनर्वा मिल्स जो थी वो एक लिमिटेड कंपनी थी एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका में सिचुएटेड थी। दिस अंडरटेकिंग वॉज नेशनलाइज्ड एंड टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर the provisions of the Sixth Textile Undertaking Nationalization Act 1974। मिनर्वा मिल्स जो थी एक लिमिटेड कंपनी थी जो डील करती थी टेक्सटाइल के साथ में। ऑन अगस्त 20, 1970 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करी एक कमेटी अंडर सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 कि इसका फुल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, जो मिनर्वा मिल्स थी उसके अफेयर्स का फुल इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड उनका ओपिनियन था कि जो उनका प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम था वो सब्सटेंशियली फेल हो गया था। एंड दे सेड टू कमिटी इट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 1971 ऑन द बेसिस ऑफ विच सेंट्रल गवर्नमेंट पास एन ऑर्डर डेटेड 1971 को जो ऑर्डर पास किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर। सो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने रिपोर्ट कमिटी को सबमिट करवाई। ओके
सो जो पिटिशनर था उसे चैलेंज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 एंड बात की गई आर्टिकल 368 के क्लॉज 4 एंड 5 के बारे में। आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर पार्ट 3 भी इंक्लूड है, इस जो सेक्शन था इसके अंडर 1976 के सेक्शन 55 के स्टार्टिंग से पहले या फिर उसके बाद जो किया गया है उसे कोई भी अमेंडमेंट जो है किसी भी कोर्ट में किसी भी बेस पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। एंड सेक्शन आर्टिकल 368 के क्लॉज 5 कह रहा था कि सभी डाउट्स को दूर करते हुए ये डिक्लेयर किया गया कि इस जो सेक्शन है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी एडिशन, वेरिएशन, रिपील प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस आर्टिकल वो क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट बिना किसी भी लिमिटेशन के वो कर सकते हैं कोई भी अमेंडमेंट, रिपील, वेरिएशन। सो इस बात को जो आर्टिकल 368 क्लॉज 5 में कही गई, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लॉ पास करने में कोई इशू नहीं है, बट आपका जो लॉ है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू भी होना चाहिए। सो इसमें जो जुडिशियल रिव्यू की बात की गई उसको भी मेन पॉइंट रखा गया कि जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड अगर आप इसको हटा देंगे तो फंडामेंटल राइट्स का कोई मीन नहीं रह जाएगा। सो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि डिप्राइविंग द कोर्ट द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू विल मीन मेकिंग फंडामेंटल राइट अ मियर अडॉर्मेंट एज दे विल बी राइट विदाउट रेमेडीज। अ कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अनकंट्रोल्ड। कि अगर आप जुडिशियल रिव्यू को हटा देंगे क्योंकि वो एसेंशियल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एज अ मियर अडॉर्मेंट रह जाएंगे, एक गहना रह जाएंगे, और वो राइट विदाउट रेमेडीज रह जाएंगे। मगर आपके पास राइट्स तो हैं, बट उसको राइट्स को कैसे यूज़ किया जाए विदाउट रेमेडीज़ वो कुछ किसी मीन के नहीं रह जाएंगे वो। सो जो जुडिशियल रिव्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। सो जुडिशियल रिव्यू को इसमें मेन रखा गया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ पास करने में कोई भी इशू नहीं है, बट आपका जो सब्जेक्ट जो आपका लॉ है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। ओके, सो ये था हमारा मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फॉर वॉचिंग एवरीवन, if you have any doubt regarding any case discussed in this video, please let me know in the comment section, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Please like, share and subscribe also.